वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल बायोलॉजी। ये सिस्टमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का आज लास्ट पार्ट होगा। आज हम इसमें देखेंगे किंगडम फंगाई और वायरस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर किंगडम फंगाई से। ओके, तो क्या होता है किंगडम फंगाई? दीज आर यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप्स शोइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ये यूकैरियोटिक हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स अगेन मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं कि जो खुद का खाना नहीं बना सकते। ये यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इनका न्यूक्लियस एक पर्टिकुलर एनवलप के अंदर होता है। ओके, तो और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं तो अगर आपने ह्यूमन बॉडी का या हम ह्यूमंस लोगों के अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम कोई भी खाना खाते हैं, उसके ऊपर कुछ सेल्स के द्वारा एंजाइम सीक्रेट किया जाता है, देन उस फूड का डाइजेशन होता है। सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, सेल के बाहर डाइजेशन होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखे उनके सेल के अंदर फूड जाता है, फूड वैक्यूल्स में जाता है और वहां पर एंजाइम सीक्रेट्स होते हैं। लाइसोसोम्स जो होता है वो ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, देन वहां पे डाइजेशन होता है, सेल के अंदर होता है, इंट्रा सेलुलर होता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन शो करते हैं। उसके बाद में ये आपको मिलेंगे कहां पे? ये मिलते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस में, जो थोड़ा सा ल्यूक वार्म होता है, हल्का गर्म जो जगह होती है, और जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, ऐसी जगह पर ये पाए जाते हैं, जल्दी ग्रो कर जाते हैं। ओके, इनकी सिंपल बॉडी होती है जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकती है, और वो एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हाइफी कहते हैं। ओके, सिंपल सी बॉडी होती है इनकी, ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके बाद ये यूनिसेलुलर होते हैं और एक लॉन्ग थ्रेड, मतलब एक धागे के जैसे दिखते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जो धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है उसे हाइफी कहते हैं। और जो लार्ज फंगाई होते हैं जैसे कि मशरूम्स वगैरह जो होते हैं, मशरूम आपने देखा ही होगा, तो वो एक तरह का फंगस ही है मशरूम। लेकिन जो मशरूम हम खाते हैं वो भी फंगस ही है, लेकिन वो अच्छा वाला मशरूम है, गुड फंगाई है, उसको हार्मफुल फंगाई नहीं है, उससे हार्म नहीं होता है। हम आगे देखेंगे कि हार्मफुल फंगाई से होता क्या है। तो जो लार्ज फंगाई होते हैं जैसे कि मशरूम, इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल होता है। बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक कॉम्पैक्ट मास बना देते हैं और फिर एक मशरूम बनता है। उसके बाद में ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ओके, इसका फॉर एग्जांपल राइजोपस, ओके, या फिर यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस जो होता है। ओके, तो राइजोपस एक मतलब नाम पढ़ने में आपको काफ़ी लगता होगा कि राइजोपस यार क्या है, पता नहीं, लेकिन आप लोगों ने इसे हर जगह देखा है। मैं इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। क्या आप लोगों ने घर में फ्रिज में कभी ब्रेड बहुत ज़्यादा समय तक के लिए रखा हुआ है? आपने ब्रेड के ऊपर देखा होगा कि एक फंगस लग जाता है, वाइट कलर का या ग्रेश कलर का फंगस होता है वो। ओके, तो वही राइजोपस है। ये देखिए, जैसे यहाँ पर इमेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक ब्रेड है। ये ब्रेड के ऊपर देखिए ग्रे कलर का फंगस लगा हुआ है। ओके, यही राइजोपस है। और जब हम इसे और ज़्यादा माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये इस तरह से देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। इसके अंदर छोटे 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 थ्रेड्स आ जाते हैं। ओके, इसे डायग्राम के थ्रू और आगे अच्छे से समझेंगे हम। ओके, तो ये कुछ इस तरह से होता है राइजोपस। ओके, उसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। जो फिलामेंटस फंगाई होती हैं उनके अंदर जो बॉडी होती है उसे माइसेलियम कहा जाता है। ठीक है, फिलामेंटस जो फंगाई होते हैं, फिलामेंटस का मतलब जिनके अंदर ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ये फिलामेंट्स हैं। ओके, फिलामेंटस फंगाइज, इनकी जो बॉडी है, जो मेन बॉडी होती है, मान लीजिए कि ये उसकी मेन अगर बॉडी है तो इस मेन बॉडी को माइसेलियम कहा जाता है। और इस बॉडी के आसपास में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं और उसे ही हाईफाई कहा जाता है। ओके, तो ये जो हाईफाई होता है इसमें ये विथ सेप्टा भी हो सकता है और विदाउट सेप्टा भी हो सकता है। ओके, जो ये हाईफाइज हैं इसके अंदर सेप्टा भी हो सकता है और ये बिना सेप्टा के भी हो सकता है। मैं इसे आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो ये जो हाईफाई हैं और इसके ये जो होते हैं ये
यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक न्यूक्लियस भी हो सकता है और ज़्यादा न्यूक्लियस भी हो सकते हैं। तो जो नॉन सेप्टा वाला, विदाउट सेप्टा वाला जो हाईफाई होता है, हाईफी होता है, नॉन सेप्टेट मल्टी न्यूक्लिएट हाईफाई, उसे कोनोसाइटिक हाइफी कहा जाता है, कोनोसाइटिक हाइफी। और जिनके अंदर सेप्टा होता है विथ सेप्टा हाइफी, उनको सेप्टेट हाइफी कहा जाता है इन जनरल लैंग्वेज में। तो चलिए मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाता हूं, उससे आपको काफी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किसे कहा जाता है। अब आप ये देख रहे होंगे, इसके अंदर एक ये बना हुआ है स्ट्रक्चर, बीच बीच में गैप दी हुई है। तो वो जो गैप है उसे सेप्टा कहा जाता है या सेप्टम कहा जाता है। आप डायग्राम में काफ़ी अच्छे से देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो गैप है, ये जो गैप है, ये है सेप्टा। और नीचे आप देख रहे होंगे कोनोसाइटिक हाइफी, इसमें देखिए आपको बीच बीच में गैप नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये होता है सेप्टेट हाइफी और कोनोसाइटिक हाइफी। मतलब मान लीजिए ये हाइफी है तो इस तरह से बीच बीच में सेप्टा बने होंगे, और मान लीजिए जो कोनोसाइटिक है उसमें बीच में कोई भी सेप्टम नहीं बना हुआ होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि जो सेल वॉल होता है फंगाई में का, वो किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है, किन किन चीज़ों से कंपोज्ड होता है। काइटिन से, पॉलीसेकेराइड से, या फिर फंगल सेलुलोज से बना हुआ होता है। फंगाई का जो सेल वॉल होता है या तो वो काइटिन से बना होगा, पॉलीसेकेराइड से बना होगा, या तो फिर फंगल सेलुलोज से उनकी जो सेल वॉल है वो बनी हुई होती है। ओके, जो फंगाई है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रहते हैं। ओके, ज़्यादातर वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ही रहते हैं, वो खुद से अपना खाना नहीं बना सकते, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ज़्यादातर जितने भी फंगाई होते हैं वो सैप्रोफाइटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था कि जो डेड चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या किसी चीज़ के ऊपर ग्रो हो जाते हैं, तो वो सैप्रोफाइटिक, ज़्यादातर सैप्रोफाइटिक होते हैं। उनमें से कुछ पैरासाइटिक भी होते हैं, मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रह करके जिंदा रहने वाले, और कुछ ऐसे फंगाइज भी होते हैं जो शिकार करते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं। ये जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरीके से करते हैं। ओके, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनके बीच में का, वो फ्रेगमेंटेशन से होता है, फिजन से होता है, या फिर बडिंग के द्वारा होता है। असेक्सुअल में आपको मैंने जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जब मैंने आपको सबसे पहला लेक्चर लिया था, तब मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। कुछ जो फंगाई होते हैं ना, वो सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक का मतलब दो चीज़ों को मिला करके, मतलब वो उनके साथ में रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आइदर दे लिव विथ अलगी, अलगी के साथ में जाकर के रहने लग जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है लाइकेंस। ओके, लाइकेंस के बारे में हम अभी थोड़ी देर में आगे पढ़ने वाले हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे माइक्रोराइजा, जो कि हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएट होकर के वहाँ पे रहते हैं। माइक्रोराइजा का आपने एग्जाम्पल शायद कभी देखा होगा, मे बी, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं, रूट्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देता है माइक्रोराइजा। ये शायद आप लोगों ने गार्डन में अपने कभी देखा होगा, इस तरह से वो दिखाई देता है। ओके, तो ये माइक्रोराइजा है। लाइकेन का भी मैं आपको इमेज दिखाई देता हूं। लाइकेन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ये देखिए, ये होता है लाइकेन। तो कुछ फंगाइज जो हैं अलगी के साथ में मिलकर के लाइकेन बन जाते हैं, और कुछ जो है माइक्रोराइजा बन जाते हैं, जो हायर प्लांट्स के रूट के साथ एसोसिएट होकर के रहते हैं। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। और इसमें से कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ फंगाइज जो हैं वो यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। यूजफुल के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे मशरूम्स, हम उन्हें खाने के तौर पे कंज्यूम करते हैं, तो वो कुछ अच्छे हो गए। यीस्ट का जो है मैंने आपको एग्जांपल दिया था पिछले लेक्चर में कि उससे जो है स्किन डिसीजेज वगैरह भी हो जाती हैं यीस्ट से, तो वो हार्मफुल में आ जाएगा। लेकिन यीस्ट का अच्छा यूज़ बेकरी में भी होता है। हम जो ब्रेड खाते हैं या फिर जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स खाते हैं उसमें फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट का यूज़ किया जाता है। और ब्रेवरीज, मतलब जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम लोग पीते हैं ना, उसमें फर्मेंटेशन के लिए यीस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और यूजफुल फंगाइज में हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे पेनिसिलियम। ओके, ये एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा
फेमस है, माना जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि पेनिसिलिन का इंजेक्शन लग रहा है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, तो वो इसी पेनिसिलिन से बनाया जाता है। हार्मफुल फंगाइज में देखेंगे तो वो कुछ डिसीजेज क्रिएट कर देते हैं प्लांट्स में और एनिमल में। इसका एग्जाम्पल है प्यूसिनिया। ओके, प्यूसिनिया एक प्लांट में होने वाली बीमारी है। प्लांट में फंगस जो है ये ग्रो कर जाते हैं, वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये देखिए, ये जो है ये प्यूसिनिया है। ये एक फंगस है जो प्लांट के ऊपर ग्रो कर गया है, उसकी लीफ के ऊपर ग्रो कर गया है। और मैंने आपको इसका फंगस का जो एनिमल्स में, या ह्यूमन भी एक एनिमल ही है, तो उसका जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था लास्ट टाइम कि ये देखिए कुछ इस तरह से जो है ये ईस्ट का इन्फेक्शन होता है बॉडी पे ह्यूमंस में, और कुछ एनिमल्स में भी ईस्ट के इन्फेक्शंस देखे जाते हैं। तो ये हार्मफुल फंगाई हो गए, ये हार्मफुल हो गए, ये हार्म क्रिएट करते हैं। ओके, उसके बाद चलिए आगे देखते हैं कि इसके बाद में फंगस को जो है ना, फंगाई को आगे क्लासीफाई किया जा सकता है किस बेसिस पे? उनके स्ट्रक्चर पे, उनके मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पे और उनका फ्रूटनिंग बॉडीज पे। तो कुछ इस प्रकार से है कि फाइकोमाइसिट्स, उसके बाद में स्कोमाइसिट्स और बेसिडोनोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स, ये चार तरीके से उनको क्लासीफाई किया जाता है। तो चलिए अब एक एक करके ये क्लासिफिकेशंस को देखते हैं कि फंगाई में इन सब फाइकोमाइसिट्स और ये सब क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला फाइकोमाइसिट्स के बारे में। कॉमनली इनको अलगल फंगाई कहा जाता है, मतलब ये अलगी और फंगाई दोनों मिलकर के रहते हैं। इसका जो माइसेलियम है वो असेप्टेड कोनोसाइटिक हाइफी से बना हुआ होता है। इसका जो माइसेलियम है, इसकी जो बॉडी है, इसमें देखिए यहाँ पर सेप्टम्स नहीं है बीच में। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ये हाइफा है तो अगर इस तरह से कुछ अगर स्ट्रक्चर आता है ये, तो ये हो जाता है सेप्टम। तो इस सेप्टम को ही सेप्टा कहा जाता है। तो ये सेप्टेट है। असेप्टेट मतलब जिसमें सेप्टा नहीं है। ओके, तो कोनोसाइटिक हाइफी से बना हुआ होता है इसका माइसेलियम, इसकी बॉडी जो बनी हुई होती है। कॉमनली ये जो है मॉइस्ट या फिर डंप हैबिटेट्स में ग्रो करते हैं, और उसके साथ साथ में डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स के ऊपर ये ग्रो करते हैं। एक्वेटिक हैबिटेट्स में भी ये ग्रो करते हैं, और ये एज अ पैरासाइट्स भी रहते हैं प्लांट के ऊपर। ओके, फॉर एग्जांपल म्यूकोर, ये जो नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो इसका ऊपर का हेड पार्ट है ये वाला, इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं ताकि ये अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ा सकें। तो इसके अंदर ये देखिए जो छोटे छोटे ये हैं, ये स्पोर्स हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको स्पोरेंजियम कहा जाता है, क्योंकि उसके अंदर स्पोर्स होते हैं। स्पोरेंजियम, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं। और ये वाला जो बॉडी पार्ट होता है इसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है, क्योंकि वो उस स्पोरेंजियम को होल्ड करके रखता है, इसलिए उसको स्पोरेंजियोफोर कहा जाता है। और ये जो है ये हाइफा होता है, म्यूकोर। उसके बाद में राइजोपस में आपको दिखा ही चुका हूं कि ब्रेड के ऊपर जो है ब्रेड मोल्ड, जो मैंने आपको फोटो में दिखाया था इमेज में, ब्रेड मोल्ड। उसके बाद में अल्बैगो में आपको दिखाता हूं। आपने कई बार जो है प्लांट में कुछ इस तरह से एक मस्टर्ड प्लांट के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर आपने कुछ इस तरह से देखा होगा एक स्ट्रक्चर। तो ये जो है ना, ये अल्बैगो है, ये पैरासाइट है, ये पैरासाइटिक फंगस है। ये प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वहीं से अपना फूड लेते हैं और वहीं पे वो सर्वाइव करते हैं। इस तरह का जब स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी प्लांट में देखने को मिले तो समझिएगा कि वो अल्बैगो है, पैरासाइटिक फंगस है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा स्कोमाइसिट्स। तो चलिए देखते हैं सेकेंड वाला स्कोमाइसिट्स। इनको सैक फंगाई भी कहा जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सैक फंगाई। ठीक है, ये मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, रेयरली यूनिसेलुलर पाए जाते हैं। मतलब ज़्यादातर ये मल्टी सेलुलर ही होंगे, यूनिसेलुलर की वैरायटी में बहुत कम पाया जाता है। और यूनिसेलुलर की इनकी जो वैरायटी एक है अभी, तो उसमें सिर्फ एक यीस्ट ही है जो यूनिसेलुलर वैरायटी में पाया जाता है। उसके बाद में इसका जो हाइफी है वो ब्रांच्ड होता है, मतलब इसके हाइफी के इस तरह से ब्रांचेस भी निकले हुए रहते हैं। ओके, इस तरह से ब्रांचेस मिलेंगे हाइफी में, ब्रांचेस हैं। और ये सेप्टेटेड है, मतलब इनके बीच में आपको सेप्टा मिलेगा। ओके, सेप्टेट है, ब्रांच्ड और सेप्टेट। ओके, ये जो सैक फंगाई हैं ये ज़्यादातर या तो डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट भी हो सकते हैं, और
क्रोपोफिलिस हो सकते हैं, मतलब ग्रो ऑन डंक्स, ठीक है। डंक्स का मतलब जो गोबर वगैरह होता है उसके ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। इसमें जो मोरेल और ट्रफल्स नाम की जो वैरायटी है सैक फंगाई की, ये जो है ज़्यादातर कंज्यूम्ड किया जाता है डिलीकेशिस करके। उसके बाद में न्यूरोस्पोरा जो है वो जेनेटिक और बायोकेमिकल ऐसे के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल माना जाता है न्यूरोस्पोरा। इसमें एक एग्जांपल है एस्पेरेगिलस, पेनिसिलियम, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा और सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो ये एस्पेरेगिलस का डायग्राम है, ये डायग्राम आप देख लीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में मैंने देखा है कि डायग्राम के ऊपर लेबलिंग नहीं है, तो आप अगर चाहें तो वीडियो पॉज करके ये लेबलिंग लिख सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एस्पेरेगिलस का डायग्राम निकालिए और उसको लेबल कीजिए, तो लेबल आपको करते आना चाहिए। तो ये इस तरह से उसका कुछ डायग्राम है। ये जो सामने का ये जो राउंड शेप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन इसको कॉनिडी कहा जाता है, ये सामने वाला पोर्शन। उसके बाद इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा करके और निकाला, यहाँ पे शायद आपको न दिख रहा हो, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है इसको फिलिडी कहते हैं, ओके। और ये सबसे नीचे वाला पोर्शन जो उसके वेसिक्यूल से जुड़ा हुआ है, ये वाला, उसको मैट्यूल कहा जाता है, ओके। और ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये जो है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको वेसिक्यूल कहा जाता है। और इस वेसिक्यूल को जो होल्ड करके रखता है उसको कॉनिडियोफोर कहा जाता है। जैसे पीछे इसमें हम लोगों ने स्पोरेंजियम में स्पोरेंजियोफोर देखा था, ऐसे ही इसमें उसके वेसिक्यूल को होल्ड करके मतलब कॉनिडीज को होल्ड करके रखने के लिए या उसके वेसिक्यूल को होल्ड करके रखने के लिए कॉनिडियोफोर होता है। और उसके बाद में नीचे वो हाइफा से जुड़ा हुआ होता है। तो ये है एस्पेरेगिलस, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका तीसरा पार्ट देखते हैं जो कि बेसिडोमाइसीट्स है। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पीछे जो मैंने आपको मोरेल्स और ट्रफल्स के बारे में बताया था, तो मैं आपको उसका एक इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइज, ये है मोरेल। ये खाया भी जाता है, काफ़ी टेस्टी होता है और काफ़ी कॉस्टली भी आता है ये मोरेल है। और उसके बाद में ये है ट्रफल्स, ये भी खाया जाता है, काफ़ी टेस्टी होता है, कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे हम बेसिडियोमाइसिट्स, ओके। बेसिडियोमाइसिट्स में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या। इसी को क्लब फंगाई भी कहा जाता है। और इसका जो ये होता है, हाइफी होता है, वो ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। इसका एग्जाम्पल है एगेरिकस, मशरूम। सभी ने देखा है मशरूम कैसा दिखता है। उसके बाद में गैनोडर्मा, इसे ब्रैकेट फंगाई भी कहा जाता है। और उसके बाद में स्टिलैगो, इसे स्मर्ट्स भी कहा जाता है। और प्यूसिनिया, इसे रस्ट भी कहा। प्यूसिनिया मैं आपको दिखा चुका हूँ पिछले वाले में अभी, कि प्यूसिनिया कैसे दिखता है, लीफ के ऊपर आ जाता है, ओके। तो ये था बेसिडियोमाइसिट्स। उसके बाद में देखते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स। इसे इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए इसे इम्परफेक्ट फंगाई भी कहा जाता है। इसका ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। ये जो रिप्रोड्यूस करता है वो असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है अल्टरनेरिया और दूसरा है कोलेटोट्राइकम। तो अल्टरनेरिया जो होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये होता है ड्यूटेरोमाइसिट्स, ओके। ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है ड्यूटेरोमाइसिट्स, एक तरह से फंगस जैसा ही दिखता है, ओके। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं कि अल्टरनेरिया, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि ये देखिए कुछ इस तरह से लीफ के आसपास यहाँ साइड में ये जो ब्राउन कलर का आप देख रहे हैं ना, ये अल्टरनेरिया फंगस है। हमें ऐसा लगता है कि हमारा लीफ या पत्ता सूख रहा है, एक्चुअली वो सूख नहीं रहा होता, ये यहाँ पे फंगस लग जाता है, ओके। ये अल्टरनेरिया का था। और उसके बाद में ये जो था कोलेटोट्राइकम, ये देखिए एक ये है बीन्स है मटर का, इसके ऊपर ये जो आप व्हाइट कलर का ये देख रहे हैं, ये पूरा कोलेटोट्राइकम है, ओके। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कुछ वायरसेस के बारे में। तो चलिए देखते हैं वायरसेस के बारे में। इसे असेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कहा जाता है, ओके। तो वायरसेस, वायरॉइड्स, ये जो हैं असेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट
आर नॉट इंक्लूडेड इन विटकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। विटकर्स ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ये उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते हैं, क्योंकि ये असेल्युलर होते हैं। असेल्युलर का मतलब क्या होता है? असेल्युलर का मतलब होता है कि ये जो होते हैं ना, इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखे उनका एक सेलुलर स्ट्रक्चर था, उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, लाइसोसोम्स था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियोलस था। ओके, तो ये जिस तरह से सेलुलर एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, इसका ऐसा कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए इसे असेलुलर कहा जाता है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें पहला वायरस के बारे में। ये जो नाम है वायरस, ये लुईस पैस्चर ने दिया था। क्यों दिया था? कि उन्होंने उसको ऐसा कंसिडर किया था कि वो एक वेनम है। वेनम मतलब एक पॉइजन की तरह है, इसलिए उन्होंने उसको एक नाम दिया वायरस। ओके, ये एक तरह का पैरासाइट है। वायरस जितने भी होते हैं ये पैरासाइट होते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये जितने भी ऑब्लिगेट वायरस हैं इनको वायरस नाम दिया गया एमजे बेजरनेक के द्वारा, ये देखने के बाद कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये जितने भी वायरस हैं या पैरासाइट हैं, ये जो है एक अगार जेल के अंदर भी माइग्रेट कर सकते हैं। एबल टू माइग्रेट मतलब ये चल फिर सकते हैं उनके अंदर, किसी एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के अंदर वो माइग्रेट कर सकते हैं। अगर वो बाहर रहते हैं तो वो चल फिर नहीं पा रहे थे, लेकिन वो एक सॉल्यूशन के अंदर वो जो है चल फिर सक रहे थे, माइग्रेट कर सक रहे थे, इसलिए भी उनको ये नाम दिया गया कि वायरस है। और इसी वजह से एमजे बेजरनेक ने क्या किया कि बीइंग एन इन्फेक्शियस सोल्यूबल एजेंट, मतलब ये एक सोल्यूबल एजेंट था। ओके, कि जो किसी सेल के अंदर जाकर, किसी होस्ट सेल के अंदर जाकर के वहां पर वो घुल मिल सकता था उनके साथ में, तो इसलिए उन्होंने उस फिल्ट्रेट को नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूविडम। ओके, तो उस फिल्ट्रेट को उन्होंने नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूविडम। स्टैनली जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि वायरसेस जो हैं वो आउटसाइड में इनर्ट हैं और होस्ट सेल में जाने के आउटसाइड द होस्ट सेल, मतलब होस्ट सेल के अगर वो बाहर रहते हैं तो वो इनर्ट है और उनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, मतलब उनको एक सॉलिड फॉर्म में रखा जा सकता है। इनर्ट का क्या मतलब होता है? इनर्ट का मतलब इनएक्टिव। ठीक है, अगर वो किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं है तो वो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही वो होस्ट सेल के अंदर जाता है वो एक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा है, ठीक है, तो कोरोना वायरस क्या है? होस्ट सेल के अंदर जाने के बाद, मतलब किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एक्टिव होता है, उसके पहले वो इनएक्टिव है। उसके बाहर अगर है तो उससे कोई खतरा नहीं, लेकिन एक बार वो बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो होस्ट सेल के बाहर वो इनर्ट है और उसे क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। ठीक है, ये जो है प्रोटीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, इनका जो खुद का जो ओन सेल मशीनरीज है वो इनके पास में नहीं होता है। सेल मशीनरीज मतलब अभी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि असेल्युलर हैं, इनका खुद का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, इनके पास इनका खुद का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, इनके ये मतलब ना तो हेटेरोट्रॉप्स है, ना ही ये जो है क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स भी नहीं है, ये फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं कर सकते, क्लोरोप्लास्ट वगैरह इनके अंदर नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है। ओके, तो इस तरह से ये होता है, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो बाकी के सिस्टम मशीनरीज है, जिस तरह से बाकी के सेल काम कर रहे थे, फूड वैक्यूल्स था, ओके, गुलेट था, ये सब था, ये सब इसके अंदर नहीं होता, इतना सब कुछ नहीं होता है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो कि प्रोटीन इससे कवर होता है। ओके, इनके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। ठीक है, जो कि न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड के आसपास होता है, उसके अराउंड में। ओके, कैप्सिड कहा जाता है उसे, वो एक प्रोटीन कोट होता है। ठीक है, इसीलिए जो है इनको असेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिडर किया गया, क्योंकि इनका खुद का कोई सेल मशीनरीज नहीं है और ये इनएक्टिव फॉर्म में ज्यादा रहते हैं। तो इस तरह से देखा गया कि होस्ट सेल के बाहर ये इनएक्टिव हैं, लेकिन जैसे ही वो एक बार उसके अंदर एंटर कर जाते हैं अपने स्पेसिफिक होस्ट सेल के अंदर, वो वहां पे चार्ज ले लेते हैं और उसका जो सेलुलर मशीनरीज है होस्ट सेल का जो सेलुलर मशीनरीज है या जो उसका मैकेनिज्म है, ये उसको चार्ज कर देते हैं और अपने ऊपर उसका चार्ज ले लेते हैं और खुद को डुप्लीकेट करना चालू कर देते हैं, मतलब रेप्लिकेट करना चालू कर देते हैं। मान लीजिए अगर एक वायरस है, अगर वो बॉडी में एंटर कर जाता है यहां पर,
तो वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे डिवाइड होता चला जाएगा और खुद को रेप्लिकेट करना मतलब बढ़ने लग जाते हैं उसके बाद में और डुप्लीकेट देमसेल्फ। इसीलिए इसको इन्फेक्शियस न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल भी कहा जाता है। ओके, यही एक रीजन है। तो चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस कौन कौन से होते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरसेस में एज पर जेनेटिक मटेरियल वायरस को जो है ना दो ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। एक है डीएनए वायरस और एक होता है आरएनए वायरस। आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, ये जेनेटिक्स में हम देखेंगे अच्छे से उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरएनए और डीएनए, आरएनए ज्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड होता है लेकिन उसका यूज जो है डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का वो सिर्फ सीक्वेंस बनाने के लिए किया जाता है, कोडिंग करने के लिए किया जाता है। वैसे डीएनए डबल स्ट्रैंडेड ही होता है। आरएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंड भी हो सकता है। ओके, तो इसके ऊपर जो प्रोटीन कोट होता है कैप्सिड, वो जो है बहुत सारे स्मॉलर यूनिट्स जो होते हैं कैप्सोमर्स, उनको मिलकर के वो कैप्सिड बना हुआ होता है। जैसे यहां पर ये एक चीज है, ये पूरा का पूरा कैप्सिड है ऐसा। ओके, जो कि बहुत सारे कैप्सोमर्स से मिलकर बना हुआ होता है। कैप्सोमर्स जो हैं वो पॉलीहेड्रल या फिर हेलिकल फॉर्म के इसमें अरेंज्ड होते हैं। उसके बाद में ये जो कैप्सिड होता है वो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है। ये पूरा कैप्सिड जो है वो एक इसके अंदर जो ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल है ये उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। जेनेटिक मटेरियल जो है वायरस में का, उसमें आइदर या तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जा सकता है। ओके, वायरस जो है जब किसी बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है तो उसे बैक्टीरियोफेजेस कहते हैं, जो कि जिसके अंदर नॉर्मली जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ओके, तो ये एक डायग्राम है, ये आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि एक हॉलो कोर में का अगर आप सैंपल लेकर के अगर आप उसे ध्यान से माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे या ऐसी चीज के अंदर जहां वो दिखाई दे सकता है, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये जो छोटे छोटे ये जो चीजें हैं ये कैप्सोमर्स हैं और ये जो राउंड शेप है, हेलिकल शेप का क्या मतलब होता है? हेलिकल शेप का मतलब होता है कि कुछ वो इस तरह से होता है, ये होता है हेलिकल शेप। ओके, तो ये देखिए यहां पर ये जो आरएनए है ये हेलिकल शेप में है, ये कैप्सोमर्स हैं। इसका जो डायमीटर होता है वो 40 एंगस्ट्रॉम होता है और नीचे जो इसके पिच होते हैं जहां पे कैप्सोमर्स जुड़े रहते हैं उनके बीच में का जो डिफरेंस होता है, जो पिच होता है वो 23 एंगस्ट्रॉम होता है। ये टोबैको के पत्ते पर ये एक मोज़ेक वायरस होता है, टीएमवी जिसे कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। ये उसका एक स्ट्रक्चर है, ये उसका एक सैंपल लेकर के दिखाया गया है। और ये जो अंदर ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आप दिख रहा है ये होता है आरएनए। ओके, ये है आरएनए। ओके, ये कैप्सोमर्स उसको कवर करके रखते हैं क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल होता है और ये सारे कैप्सोमर्स मिलकर के एक कैप्सिड बनाते हैं। ओके, और जो बैक्टीरियोफेज होता है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये उसका हेड होता है, ये जो बीच में पूरा ब्लैक कलर का पार्ट है ये उसका कॉलर है, जैसे हमारी गर्दन होती है। उसके बाद में यहाँ से ये उसका कोर होता है, कोर पार्ट। फिर ये जो बीच में पार्ट आता है ये उसकी शीट होती है। ये नीचे जिस चीज के ऊपर वो रहता है उसे बेस प्लेट कहा जाता है। और ये जो आप टेंटिकल्स टाइप देख रहे हैं ये उसके टेल फाइबर्स होते हैं। ओके, तो ये बैक्टीरियोफेज कुछ इस तरह से दिखता है देखने पर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वायरसेस के बारे में था। तो वायरसेस जो है बहुत सारी डिसीजेस क्रिएट करते हैं, जैसे लीफ कर्लिंग, उसका पीला पड़ जाना, मोज़ेक फॉर्मेशन, जैसा कि टोबैको का मैंने आपको बताया था। टोबैको में टीएमवी जो होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी, तो वो टोबैको प्लांट में होता है। उसके बाद में आप लोगों ने सुना होगा फुट और माउथ डिसीजेस जो होती है एनिमल्स के अंदर। आप लोगों ने स्वाइन फ्लू के बारे में सुना होगा, स्मॉल पॉक्स, मम्स, हर्पीज, इवन यहाँ तक कॉमन कोल्ड और कोविड-19 तो खैर चल ही रहा है। बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं जिसमें वायरसेस जो है ना कॉजेटिव एजेंट का काम करते हैं। कॉजेटिव एजेंट का मतलब उनके द्वारा होने वाली डिसीज। तो वो ऐसी बहुत सारी डिसीजेज जिसमें जो वायरसेस के कारण होती हैं। ओके, तो ये उसमें से कुछ एग्जांपल्स थे। चलिए देखते हैं वायरॉइड्स के बारे में। आप लोगों ने एक डिसीज सुना होगा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज। ओके, ये जो है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की वजह से होता है, जो जिसमें कि प्रोटीन कोट नहीं होता। इसके वायरस के अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज जो है ये क्या है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं।
ये देखिए, एक्चुअल पोटैटो को इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जब ये वायराइड वायरस या ये वायराइड जो है, ये अगर पोटैटो को डिसीज क्रिएट करता है तो पोटैटो इस तरह से ये लंबा लंबा स्ट्रक्चर का बन जाता है। तो ये होता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज, जो कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के कारण होता है, जिसके ऊपर प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता। टी.ओ. डायनर करके थे, उन्होंने 1971 में ये रिपोर्ट किया था कि ये जो आरएनए है, ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लो है, काफ़ी ज़्यादा इसका वेट काफ़ी कम है, और ये स्मॉलर इन साइज है अदर वायरस के साथ कंपैरिजन में, ये सबसे छोटा पाया जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट। इसीलिए जो है इसको वायरॉइड कहा गया, दिस इन्फेक्शियस आरएनए स्ट्रेन कॉल्ड वायरॉइड्स। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं लाइकेंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं, अब लास्ट पार्ट है इसका, ये लाइकेन। लाइकेन इज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ अलगी एंड फंगाई, मतलब ये अलगी और फंगस को मिला करके साथ में बनता है। क्यों? तो म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, कि भाई उससे उसको फायदा होगा और उससे उसको फायदा होगा, दोनों को एक दूसरे से फायदा था, इसलिए जो है म्यूचुअल बेनिफिट्स के को कंसिडर करते हुए दोनों एक साथ रहने लगे। तो इसमें जो अलगल जो मेंबर होता है, जो अलगी वाला जो मेंबर होता है, उसे फाइकोबिएंट कहते हैं, फाइकोबिएंट। ठीक है, ये जो मोस्टली है ना, ये मोस्टली साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं, ब्लू ग्रीन अलगी या फिर ग्रीन अलगी वाले पार्ट से बिलोंग करते हैं। ओके, और ये जो अलगी वाला मेंबर है इसे फाइकोबिएंट कहा जाता है, और जो फंगल मेंबर होता है, जो फंगल ये है, उसे माइकोबिएंट कहा जाता है। फाइकोबिएंट का मतलब क्यों? क्योंकि वो अलगी है, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस, फाइकोबिएंट। ओके, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अलगी वाला मेंबर जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, इसलिए वो फाइकोबिएंट है, और जो फंगल मेंबर है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, वो उस अलगी से न्यूट्रिशन लेगा, इसलिए वो माइकोबिएंट होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है सिम्बायोसिस, मतलब लाइकेन। सिम्बायोसिस मतलब आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि एक सिम्बायोटिक ये होता है कि जो फंगस और ये होते हैं, अलगी जो होते हैं, वो साथ में रहते हैं और सिम्बायोटिक ये करते हैं। तो सिम्बायोसिस उसी को कहा जाता है कि दोनों जब साथ में रहते हैं तो दोनों मिल करके रह रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लाइकेंस देखा भी है, और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में मैंने आपको लाइकेन दिखाया भी था, तो एक बार फिर से देख लीजिए। ये है लाइकेन, ये इस तरह से होता है, और आप इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें फंगस कौन सा है और लाइकेन कौन सा है। ओके, तो इस तरह से जो है इसमें जो है ये इस तरह से लाइकेन दिखता है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो अलगल कंपोनेंट है, अलगल कंपोनेंट मतलब फाइकोबिएंट, अलगल जो मेंबर है, अलगी वाला जो मेंबर है लाइकेन में, वो क्या करता है, जो फंगल वाला पार्ट है उसको फूड प्रोवाइड कराता है, और जो फंगस या फंगल पार्ट है वो क्या करता है, अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करा देता है। क्योंकि अलगी को रहने के लिए जगह नहीं है, तो फंगस वाला पार्ट उसको रहने के लिए जगह दे देता है, और फंगस के पास में खाना बनाने के लिए ये मतलब प्रोसेस के लिए कुछ उसके पास नहीं है, तो वो अलगी से न्यूट्रिशन ले लेता है। और साथ में फंगस क्या करता है, अलगी के लिए जमीन से पानी और कुछ मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है, ताकि वो फूड बना सके और सब कुछ कर सके और उसे भी दे सके। ओके, तो ये जो एसोसिएशन है दोनों का, ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, मतलब इतना डेंस है कि आप बहुत ही डिफिकल्ट है दोनों को सेपरेट लिविंग बीइंग के रूप में देख पाना। ओके, ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस है, मतलब आप नहीं मतलब नेकेड आई से तो आप बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि ये दोनों अलग अलग हैं। उसे लाइकेन को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये एक ही चीज है, इसके अंदर अलगी और फंगस दोनों हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में ये जो है एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में मिलेंगे आपको अगेन, जैसे जहाँ पे बर्फ वगैरह हो या मॉइस्ट सिचुएशन हो, मतलब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट अगेन जहाँ मतलब रहना पॉसिबल नहीं है, ये वहाँ पे आपको मिल सकते हैं। लाइकेन जो है पॉल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं पॉल्यूशन के लिए। वो पॉल्यूटेड रीजन में मिलेंगे ही नहीं आपको, पॉल्यूटेड रीजन जहां पे पॉल्यूशन होगा ये आपको वहां नहीं मिलेंगे। इसीलिए लाइकेन्स को पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि वहां जहां आपको लाइकेन नहीं दिखाई दे, समझ जाइए कि वहां पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉल्यूटेड रीजन में नहीं रह सकते। और लाइकेन जो है ये सॉइल फॉर्मेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक स्पेसिफिक एसिड प्रोडक्शंस के द्वारा। ओके, तो
इस तरह से ये पूरा लाइकेंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब इसमें दो किंगडम्स और बच रहे थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। तो दोनों के ऊपर अलग चैप्टर है। किंगडम प्लांटी पूरा एक अलग चैप्टर है, किंगडम एनिमेलिया अगेन वो पूरा एक चैप्टर है। तो हम किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे और उसमें पूरा उसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो ये था हमारा सिस्टमेटिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का लास्ट पार्ट। यहाँ पे ये पूरा खत्म हो जाता है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।